Hello, good evening students. A very warm welcome to your favorite channel and the name of your channel is पढ़ते रहो। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ कुछ स्पेशल से हैक्स जिन्हें आपको अपने एग्जाम में फॉलो करना ही है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ करंट सिचुएशन की, करंट टाइम की, तो आपके दिमाग में बहुत ढेर सारा प्रेशर जनरेट हो चुका होगा, क्योंकि क्लास 10th की अगर बात करें, क्लास 12th की बात करें तो एग्जाम्स ऑलरेडी रनिंग में हैं। क्लास 9th 11th की बात करें तो उनके या तो एग्जाम रनिंग में हैं और या तो होने वाले हैं। अदर स्कूल के हिसाब से अदर डेट्स वगैरह डेट शीट वेरी कर सकती है। अब उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है। कैसे? आपके पास 2 डेज का गैप है, आपके पास 3 डेज का गैप है, और उस डेज में हम अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कैसे कवर अप कर सकते हैं, कैसे उसे रिवाइज कर सकते हैं। और तो और बहुत सारे तो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया है, अभी भी उनका कुछ ना कुछ बाकी है, वो उन्हें पढ़ना भी है और उसके बाद रिवाइज भी करना है। तो ऐसे कैसे चलेगा भैया? ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं एग्जाम देने जा सकते। अब अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो लगभग आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में प्रेशर जनरेट है। लेकिन अगर आप 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं तो मोस्टली वो क्या करते हैं, उसे रेस्ट ईयर की तरीके अपनाते हैं। और 9th हाँ ठीक है कर लेंगे, 11th हाँ ठीक है कर लेंगे, अगले साल पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, ठीक है, वो मेरी दादी की तबीयत खराब है ठीक हो जाए तब पढ़ेंगे, मम्मी ने सत्यनारायण का व्रत रखा है वो हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी माइथ मन में होती है और उनके चलते कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई भी बाधित होती है। साथियों, होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो इसीलिए यहां पर आपको ये 5 हैक्स दिखाई दे रहे होंगे जो आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में याद रखने हैं, बिल्कुल भी भूलने नहीं है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो, ठीक है चले गए, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर एंड नोटबुक मिलने के बीच का जो गैप होता है लगभग 10 मिनट्स का, और उसके बाद नोटबुक मिलने के बाद भी आप इकट्ठा तो करने नहीं लग जाते हो, तो लगभग 10 to 15 मिनट्स का ये जो टाइम है आपके पास, ये टाइम आपको कहां इन्वेस्ट करना है, हम आज ये बात करेंगे। यहां पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ो एंड प्रायोरिटी सेट करो। अब ये प्रायोरिटी सेट करो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, ठीक है। जब क्वेश्चन पेपर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको ये समझ आएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, ये नहीं आ रहा, ये थोड़ा आ रहा है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसकी आंसर राइटिंग आपके मन में चल रही होती है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो, है ना, करेक्ट। तो यहां पर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा आपको कहते होंगे कि पहले एमसीक्यू करने चाहिए, उसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन डी, ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है और मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप किसी भी सेक्शन में या किसी भी क्वेश्चंस में पहले अच्छा कर सकते हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी के साथ प्रायोरिटाइज करना होगा और उनकी आंसर राइटिंग आपको पहले करनी चाहिए। इवन वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मैं साइंस की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वहां पर आपको जो भी क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं उन्हें आपको पहले ही राइट करना है। ये प्रायोरिटी आपको सेट करनी है, ठीक। ये काम आपको कब करना है? जब आपके पास इनिशियल 10 to 15 मिनट्स होंगे, उस टाइम में आपको ये काम करना है। अब उसके बाद जब आप अपनी आंसर राइटिंग करते हो तो वहां पर कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको चॉइस मिलती है। अब आपको कोई भी लॉन्ग आंसर दे दिया गया और वहां पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, अब ऐसे करके आपको चॉइस मिल गई। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें सिंगल क्वेश्चन ही आ रहा होता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। अब अगर सिंगल क्वेश्चन आ रहा है तब तो हमारे पास वहां पर चॉइस तो खत्म हो गई ना, वो तो और आया, लेकिन हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या कहता है कि हमें ऊपर वाला पार्ट आ रहा है या फिर नीचे वाला आ रहा है, तो जो आ रहा है हमें उसी को करना है। कई बार हमें दोनों आ रहे होते हैं, तो जब दोनों आ रहे होते हैं तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब दोनों क्वेश्चन आपको आते हैं तो वहां पर आप कौन से क्वेश्चन को कितना अच्छे से राइट कर सकते हो, लिख सकते हो। मान लीजिए मैथ्स की अगर मैं बात करूं, अब मैथ्स में आपको आते दोनों क्वेश्चंस हैं, लेकिन किसी क्वेश्चन में डेसिमल आ रहा है या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन आ रही है जो थोड़ी सी आगे जाके टफ हो जाएगी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा आ रहा है जो क्वेश्चन छोटे में हो जा रहा है, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जिसको आप वेल मेंटेन तरीके से लिख सको, है ना, आप फंसो ना उसमें, अच्छे तरीके से जो आपने पढ़ा हो उन्हीं क्वेश्चंस को लिखना है। तो यहां पर इंटरनल चॉइसेस को स्मार्टली चूज करना है का यही मतलब है कि कभी अगर क्वेश्चन में चॉइसेस आती हैं तो वहां पर अगर आप अच्छे क्वेश्चन को चूज करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में आसानी रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है,
तो यहां पर आपके लिए लिखा होगा मेक योर आंसर रिप्रेजेंटेबल, मतलब आप जो भी आंसर राइटिंग करने वाले हो वहां पर पॉइंट वाइज आपको लिखना चाहिए। अब जैसे मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात करता हूं, अब लॉन्ग आंसर आया, आपको सारी की सारी चीजें आती हैं, सारी की सारी चीजें पता हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या करना है, पॉइंट वाइज अपने आंसर्स लिखने हैं, स्टेप वाइज लिखने हैं कि कहां के बाद क्या लिखना है, कैसे पैराग्राफ चेंज होने हैं, किसके बाद कौन से इंसिडेंट्स आने हैं, कौन सी हेडिंग आनी है, ठीक है, हाईलाइट कैसे करना है, चीजों को पॉइंट आउट कैसे करना है, अंडरलाइन कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें आपका ये पार्ट कवर अप करने वाला होता है। अब जैसे ग्रामर पोर्शन की ही मैं बात करूं, कोई एग्जांपल आप दे रहे हो, कोई समास है, संधि है, या फिर कोई अदर सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी में कुछ डेट्स हैं या फिर कुछ नेम्स हैं या फिर कोई ऐसी टीटी वगैरह है जो आपको मेंशन करनी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उन चीजों को रिप्रेजेंटेबल बनाना होगा। देखिए मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट्स तो ठीक है कि मैथ्स में आपने क्या किया है, क्वेश्चन उठाया, सॉल्व करा और उसके बाद आंसर लिख लिया, ठीक, आंसर आ गया आपका कैलकुलेशन करा के, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सारे आंसर्स करके आने हैं। अब ये मैंने क्यों लिखा है इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। मैंने कई बार ऐसा बच्चों को बोलते सुना है कि सर आता था लेकिन छूट गया। अब आता था छूट गया, इस बात का क्या मतलब है कि जहां पर मैं स्कोर कर सकता था, जहां पर मैं 80 आउट ऑफ 80 ला सकता था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आंसर छूटने की वजह से मैं 68 पर आ गया, मतलब आंसर छूट गए मेरे। तो ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आते नहीं है फिर भी करके आना है, अब नहीं आ रहा है तो उसमें आप गलत लिखोगे या कुछ, ये भी तो गलत चीज है, लेकिन छोड़ के तब भी नहीं आना, ठीक है, मेरी सलाह या एडवाइस तो यही है। लेकिन अगर आपको आते हैं तो टाइम के साथ साथ उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, इस चीज का खास ख्याल आपको रखना होगा। इसके लिए क्या है, कोई भी सैंपल पेपर आप लीजिए, हालांकि आपने अभी तक बहुत सारे सैंपल पेपर लगाए भी होंगे, आप सैंपल पेपर लीजिए और साथ में है ना एक वॉच रखिए, और वॉच के रिस्पेक्ट में ही जो टाइम चल रहा है उसी के हिसाब से आप क्वेश्चंस करिए, तो आपको ये अंदाजा होगा कि सेक्शन ए आपका इतने टाइम में हो रहा है, सेक्शन बी आपका 30 मिनट्स में हो रहा है, सेक्शन डी में आपको 40 मिनट्स लग रहे हैं, सेक्शन ई 25 मिनट्स में हो रहा है। तो ऐसे करके जब आप देख लोगे कि आपको कौन सा सेक्शन कितना टाइम ले रहा है, उसी टाइम कंजप्शन के हिसाब से आप एग्जाम में लिखने वाले हो, है ना। ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो जब मैं छोटा था, या लगभग सभी लोग छोटे थे, आपके पापा या मम्मी से भी आप ये एडवाइस ले सकते हो, तो जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे ना, तो हमारी जो घर पे बुजुर्ग होते थे, मेरे यहाँ तो मोस्टली दादी थी, मम्मी थी, तो उनका कहना ये था, बेटा जब तुम अपनी कॉपी सबमिट करना एग्जामिनर को, तो वहां पर एक बार अपनी कॉपी चेक कर लेना कि तुमने प्रॉपरली सारे आंसर्स लिख लिए हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 6 हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, 6 के लिए हमने स्पेस वहां पर ड्रॉप कर दी और उसके बाद हम ना 7 करने लग गए। अब अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन करने लग गए, 7 के बाद 8, 9, 10, 11 में पहुंचे और हम भूल गए कि हमने 6 नंबर छोड़ दिया, लेकिन अगर लास्ट में जब आप अपनी कॉपी को रिव्यू करोगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज रिमाइंड होगी, याद आएगी और छूटे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस करते हैं लेकिन हमारे आंसर्स में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो अगर लास्ट में हम अपनी कॉपी रीचेक कर रहे हैं और हमारे पास 5 to 10 मिनट्स का मार्जिन है, तो हम वापस से वो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन में, है ना। बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, मैंने तो 1 या 2 ही आपको बताए, अगर आप देखोगे तो इससे ज्यादा ही आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो बच्चों को ये लगता है यार मैं लिख रहा हूं, मेरा आंसर हो गया, सामने वाला लिखे जा रहा है, मेरा 2.5 घंटे में हो रहा है, वो 3 घंटे 3.5 घंटे में मिले तो उसको कम है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स कम लिख के ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और ज्यादा लिख के कम स्कोर कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अनदर स्टूडेंट्स, मतलब आप क्या कंटेंट लिख रहे हो कॉपी में, आप एग्जामिनर को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आपकी कॉपी कितनी इंपैक्टफुल है, ये सारे के सारे पॉइंट्स वर्क करते हैं जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा स्टूडेंट्स। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी पूरे साल अगर आपने पढ़ाई की है, तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो उससे पहले कॉन्फिडेंशियल रहें और भरोसा रखें कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा आपको प्रिपेयर है और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
और यहाँ पर आपका जो चैनल है पढ़ते रहो, ये भी आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहा है और रहेगा। अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, तो आप पर्सनली हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिए।